और अब खबर तफसील से। महाराष्ट्र के काबिनी वजीर नवाब मलिक की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत हुई और दलाइल पेश किए गए। कल इस मामले पर दोबारा समाअत होगी। पीपी की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि नवाब मलिक की अर्जी मेंटेनेबल नहीं है। अर्जी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत पांडे इस बारे में मजीद जानकारी हमें दे रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है इस मामले पर? आज बिल्कुल देखिए, नवाब मलिक की जो अर्जी थी उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनन तरीके से की गई है और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। उस पर आज सुनवाई होनी थी। जैसे ही अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो सरकारी वकील है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट के सामने इनकी अर्जी मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि इसे जो है अमित देसाई जो नवाब मलिक के वकील है उन्होंने कहा कि ये मेरी याचिका है, मैं इस पर बहस करूंगा, जिसे अदालत ने माना और उन्हें बहस करने का मौका दिया। आज सबसे अहम बात जो है अमित देसाई ने ये रखा कि ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत नवाब मलिक की गिरफ्तारी की है, लेकिन पीएमएलए एक्ट कानून जो है वो साल 2005 में बनाया गया था और जिस लेन देन की प्रक्रिया को आधार बना करके नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है वो 20 साल पहले की है। यानी अमित देसाई का ये कहना था कि जिस मामले को लेकर के इनकी गिरफ्तारी की गई है उस वक्त तो पीएमएलए कानून ही नहीं बनाया गया था, क्योंकि जमीन की जो लेन देन है वो 20 साल पहले की लेन देन है और उसी बात को लेकर के जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी बताई गई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी इसलिए की गई है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हसीना पारकर से जो है एक जमीन की डील जो है कराई गई थी सरदार खान से, जो सरदार खान है हसीना पारकर के ड्राइवर थे और जिसके बदले में 55 लाख रुपए जो है सरदार खान को दिए गए थे। यही एक मसला, यही एक पॉइंट जो है ईडी ने बनाया और उसके बाद नवाब मलिक की अचानक से गिरफ्तारी कर ली, जिसे चैलेंज किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ सरकारी वकील का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। ये लिंक है कि नवाब मलिक जो है सरदार खान, हसीना पारकर यानी जो दाऊद कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संपर्क में थे और उनसे जमीन खरीदी है, इसीलिए उन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी की है। हालांकि ये याचिका मेंटेनेबल अदालत के सामने होगी कि नहीं, इस पर आज अपना पक्ष जो है अमित देसाई ने रखा है। समय खत्म होने के बाद अदालत ने यह तय किया कि कल एक बार फिर से अमित देसाई अपना पक्ष अदालत में रखेंगे सुबह 10 बजे के बाद। उसके बाद परसों जो है सरकारी पक्ष को भी अदालत सुनेगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस याचिका को आगे लेकर के किस तरह से हाईकोर्ट देखती है, इसमें किसी प्रकार की राहत देती है नवाब मलिक को या फिर इस याचिका को लेकर क्या फैसला लेती है, ये अदालत पर तय है। लेकिन आज अमित देसाई एकदम तेवर में थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ मैं इंस्टेंट रिलीफ यानी मुझे तत्काल जो है राहत मिलनी चाहिए नवाब मलिक को, क्योंकि लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो हवाला का एंगल दिया जा रहा है वो 20 साल 25 साल पहले की लेन देन है। जमीन का जो लेन देन है वो पूरी तरह से लीगल किया गया है और जो इसमें शिकायतकर्ता मुनैरा जिसे बताया जा रहा है, जिसकी जमीन थी, जिसे सरदार खान ने पावर ऑफ अटॉर्नी के चलते नवाब के पूरे परिवार को बेची थी, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है अमित देसाई ने अदालत के सामने रखे और इसी दलील को जो है कल अदालत में फिर से 10 बजे कंटिन्यू किया जाएगा। प्रशांत, मतलब ये है कि फिलहाल तो राहत नहीं मिली, लेकिन राहत तब मिल जाएगी, शायद ये उम्मीद नवाब मलिक कर सकते हैं या उनके वकील कर सकते हैं, वक्त लगेगा। बिल्कुल देखिए, इसमें जरूर वक्त लगेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि 14 दिन की जेल कस्टडी जो है उन्हें ईडी की अदालत से दी गई है और उसी के बाद जो है हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट ने अमित देसाई के तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय दिया। 2:30 बजे से जो है वो अपनी दलीलें जो है अदालत के सामने रख रहे थे। उनका मुख्य मुद्दा सिर्फ 3 ही था। सबसे पहले कि जिस एंगल के चलते यानी जिस कानून के चलते नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है उसे 2005 में बनाया गया था और उनका कहना है कि अगर 20 साल पहले का ये लेन देन है, 20 साल पहले का मामला है, तो उस पर पीएमएलए एक्ट तो लगता ही नहीं, क्योंकि कानून तब था ही नहीं। ये सबसे अहम पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा। दूसरा, उन्होंने एक साफ तौर पर यह कहा कि जिसकी जमीन है, जिसे सरदार खान ने खरीदा है और उसे जो है नवाब के परिवार को अगर बेचा है तो तमाम जो कागजी कार्रवाई है, तमाम जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया गया था, उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं देखी जा सकती। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने अदालत के सामने रखे। तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने ये बताई कि एक एजेंसी
एक मंत्री के घर पर अचानक सवेरे 6 बजे पहुंचते हैं, 3 से 4 घंटे तक उनके घर की तलाशी होती है, उसके बाद उन्हें दफ्तर लेकर जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ना कोई समन, ना कोई नोटिस, ना कोई पूछताछ की प्रक्रिया। ये तमाम मुद्दे जो है अमित देसाई अदालत के सामने रखें और उन्हें और कुछ बातें रखनी थी, लेकिन अदालत का समय खत्म हो गया था। इसलिए अदालत ने कहा कि कल सवेरे 10 बजे एक बार फिर देसाई जो हैं, जो नवाब मलिक के वकील हैं, वो अपनी पक्ष जो है अदालत में रखेंगे। उसके बाद परसों जो है सरकारी पक्ष को भी सुना जाएगा। ईडी के जो वकील हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, अनिल सिंह। उन्होंने भी कहा कि ये याचिका सामने कोर्ट के मेंटेनेबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी ईडी कोर्ट में, पीएमएलए एक्ट कोर्ट में जो है कार्रवाई चल रही है और जेल कस्टडी जो है नवाब मलिक को 14 दिन की दी गई है। हमारी जांच जो है आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें इकबाल कास्कर का बयान लिया गया है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका बयान लिया गया है जो डी कंपनी से जुड़े हुए। सरदार खान की मैं आपको बात बता दूं, ये सरदार खान हसीना पार्कर के ड्राइवर थे, जो 93 ब्लास्ट के आरोपी भी है। इसी एंगल को जो है खंगाला जा रहा है। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कम वक्त से बहुत तफसील से सारी बातें बताई हैं। तो ये फिलहाल नवाब मलिक को फिलहाल राहत नहीं है, हालांकि नवाब मलिक के वकील ने काफी कोशिश की, उनके वकील ने। कल फिर से समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में राहुल कुणाल के घर पर आईटी ने छापेमारी की। आईटी यानी इनकम टैक्स ने। राहुल कुणाल आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, राहुल कुणाल आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। राहुल कुणाल शिवसेना यूथ विंग के लीडर भी हैं। शिवसेना के एक और लीडर संजय कदम के घर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। सुबह 5 बजे संजय कदम के घर पर छापेमारी हुई है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। और मुंबई में आईटी छापे के मामले पर आज शिवसेना लीडर संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सियासी रंजिश और इंतकाम की बुनियाद पर ये छापे मारे जा रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि जहां जहां शिवसेना काम कर रहे हैं वहां छापे मारे जा रहे हैं। आखिर मरकजी एजेंसियां सिर्फ बंगाल और महाराष्ट्र में ही क्यों मुंतखब अफराद को हदफ का निशाना बना रही हैं? आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है। रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पड़तायत। त्याच्यामुळे इसके लिए आपको भी बहुत काम है, भागम भाग है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालें। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां रेड्स करें। ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज कर रही है? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है, क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे? सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस?
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली के जारी असेंबली इजलास में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर महाविकास अघाड़ी हुकूमत को आईना दिखाया और नज्म नस्क की खराब सूरत हाल पर हुकूमत से सवाल किया। अबू आसिम आजमी ने पुलिस के इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने पर भी ऐवान में तनकीद की। अध्यक्ष महोदय कहते हैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ता चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सत्ता हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की हो, कोई फर्क नहीं है। अध्यक्ष, मैं होम मिनिस्टर साहब का बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु मेरी ड्यूटी होती है कि मैं साहब को सारी चीजें बताऊं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ही खराब है। मैं कुछ चीजें सामने लाना चाहता हूं। 2002 में ख्वाजा यूनुस केस में एक कस्टडी में मार डाला गया था और मार डालने के बाद सरकार ने एक इंक्वायरी बिठाया, कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाया। उस इंक्वायरी में 14 ऑफिसर का नाम है, पुलिस वालों का, 14 पुलिस वालों का। हमारी जो सरकार थी यहां महाराष्ट्र की, उसने केस चलाने को मना कर दिया, सिर्फ 4 पे केस चलाया गया और वो 10 लोगों को फिर रिस्टेट किया गया जिनका नाम केसेस में था। अध्यक्ष महोदय, 4 लोगों में से एक अफसर सचिन वाजे, जब सचिन वाजे को अपॉइंट किया गया, मैं उसी दिन मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने एक आंदोलन किया और मैं सीधा गया संजय राउत के पास कि आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से बहुत करीब हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं, एक आदमी केस चल रहा है और आप उसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे होम मिनिस्टर साहब थे, मैं संजय राउत साहब ने कहा कि ये मुहकमा जो है ना पवार साहब के पास है। मैंने कहा चलिए मेरे साथ आप। मैं उनको लेकर पवार साहब के पास गया। पवार साहब ने बड़ी इज्जत के साथ मेरे से बात किया, बात पूरी सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस पे बात करूंगा। कुछ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को अपॉइंट किया गया। मालेगांव शहर के लश्कर वाली ईदगाह पर जॉगिंग ट्रैक तामीर किए जाने से शहर भर में बेचैनी फैली हुई है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महाना जनरल बोर्ड मीटिंग में लश्कर वाली ईदगाह की मुकम्मल जगहों को लश्कर वाली ईदगाह ट्रस्ट के नाम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इस तजवीज़ की हिमायत महागठबंधन और MIM के साथ कांग्रेस के कॉरपोरेटर ने की, वहीं शिवसेना और BJP के कॉरपोरेटरों ने तजवीज़ की मुखालफत की। ऑनलाइन मुनक़िदा महाना जनरल बोर्ड मीटिंग बहुत हंगामा खेज रही। आज मालेगांव महानगर पालिका में मालेगांव कैंप में पुलिस परेड ग्राउंड और कॉलेज ग्राउंड की जगह ईदगाह ट्रस्ट को वर्ग करने का जो विषय लाया गया था, इस विषय को मालेगांव महापालिका के शिवसेना के सभी नगर सेवक इसका विरोध करते हैं, क्योंकि मालेगांव शहर में आज की तारीख में इतनी ही बड़ी जगह कहीं नहीं है जहाँ पर मालेगांव शहर के सभी जात धर्म के सभी वर्ग के लोग सुबह शाम टहलने घूमने आते हैं। जो शेख रशीद साहब की यादी पर जो ईदगाह की ज़मीन को लेकर जो विषय लिया गया था, उसको हमने मंजूरी दी है। ईदगाह की नमाज, जिस तरीके से ईदगाह की नमाज, शासकीय प्रोग्राम, पुलिस परेड, जो भी हमारे शासकीय प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, तो वो वैसे ही होंगे और ईदगाह की नमाज भी बाकायदा वैसी होगी। लेकिन ये रद्द करना, जो 60-65 साल पहले का जो करारनामा है नामात्र भाड़े पर, उसको रद्द करना और मालेगांव शहर के हमारे ईदगाह ट्रस्ट के हवाले ये ज़मीन करना नामात्र भाड़े पर ही। नांदेड़ शहर के स्ट्रीट लाइट की बिजली महावितरण कंपनी ने काट दी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से बिलों के 7 करोड़ से जायद की रकम की अदायगी नहीं करने से बिजली काटी गई है, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर पिछले 1 हफ्ते से अंधेरा छा गया है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले पर बीजेपी ने बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कारकुनान ने आज इसी मसले पर म्युनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कसीर तादाद में बीजेपी कारकुनान जमा हुए। उन्होंने म्युनिसिपल दफ्तर के सामने कॉरपोरेशन इंतजामिया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंब्रा के शेलफाटा इलाके में केला कंपाउंड, जहां बेशतर गोदाम व कारखाने हैं, यहां एक गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते आग ने 4 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के 2 फायर इंजन, 4 वाटर टैंक के सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता लाखों रुपए का माल खाकस्तर हो गया है। आग लगने का सबब शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
थाने के कुलवा पुलिस ने मुंब्रा के रिहायशी 2 ऐसे मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है जो राह चलती अकेली खातून की तलाई जंजीर और मंगलसूत्र वगैरह छीन कर फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने कासिम और हुजैफा नामी मुलजिमीन के कब्जे से 2 लाख रुपए का मसरूका माल भी बरामद किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी पुलिस ने यौम खातून के मौके पर खातून से अपील की है कि वो सुनसान रास्तों पर चलते वक्त किसी के रोकने या बुलाने पर किसी अनजान शख्स के टाइम पूछने पर इस तरह बिल्कुल भी न रुका करें। यूक्रेन में फंसे अकोला और बुल्डाना अजला के MBBS के तलबा सही सलामत वतन लौट आए हैं। जंग के इस माहौल में तलबा के घर वापस आने पर इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी खुरेजी में मुल्क के दीगर हिस्सों के तलबा की तरह अकोला व बुल्डाना के तलबा और तालिबात को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नासाजगार हालात के सबब सरपरस्तों में बेचैनी पाई जा रही थी। ताहम मकामी इंतजामिया और हुकूमत के तालमेल से ये तलबा वतन लौटने में कामयाब हुए हैं। इनके मुताबिक यूक्रेन से वापसी उतनी आसान नहीं थी, अलबत्ता उनके हौसले और हिम्मत के सबब ये लोग यूक्रेन से पोलैंड पहुंच पाए, जहां से उनकी वापसी का रास्ता आसान हो सका। मैं यूक्रेन में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, विनीत्सिया पिरोगो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जब रशिया ने हमला किया उसके दूसरे दिन हम निकल गए पोलैंड बॉर्डर के लिए। हम 8 दोस्त, बाकी के दोस्त रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। हम 8 दोस्त पोलैंड बॉर्डर पहुँचे 2 दिन में, और तीसरे दिन हमने पोलैंड बॉर्डर पार कर लिया। और फिर जब पोलैंड बॉर्डर पार किया, पोलैंड बॉर्डर के बाहर इंडियन एम्बेसी थी, जहाँ पर फिर हमें रेजेजियो नाम के एक शहर में पोलैंड के, वहाँ पर स्टे कराया गया 1 दिन। फिर दूसरे दिन टिकट हुई और मैं दिल्ली आ गया। 24 तारखेला रशियानी इन्व्हेट करणं सुरू केलं युक्रेनला। तर आम्हाला ॲडवायझरी भेटली की तुम्ही पोलँड बॉर्डरकडे जा, आणि आम्ही पहिल्या दिवशी गेलो, पण तिथे खूप हंगामा होता, कारण की खूप लोक म्हणजे रशमध्ये होते बॉर्डर क्रॉस करायच्या, तर आम्ही त्या दिवशी करू नाही शकलो। मैं छुट्टी के दिन पर यानी हॉलीडे के दिन यहाँ पर आया मेरे बच्चे की एप्लीकेशन लेकर, तो साहब ने मुझे बहुत प्रतिसाद दिया और संबंधित अधिकारी को बुलाकर मेरा तुरंत जो है मेल किया, और प्रशासन ने हमारे को जो सहायता की उसके लिए मैं प्रशासन का आभारी हूँ। और इसी तरह इंडियन एम्बेसी ने हमारे बच्चों को वहाँ से लेकर गया, उनको बहुत अच्छे से हम तक पहुँचाया, उसके लिए भी मैं उनका इंडियन एम्बेसी का आभार। मालेगांव में शहर इमाम अहमद रजा रोड भंगार बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ जनता दल का ऐलान जंग हुआ है। यानी जनता दल के सदर शान हिंद निहाल अहमद ने एहतजाज का रास्ता अपनाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले जनता दल के सदर शान हिंद निहाल अहमद ने कॉरपोरेशन को एक खत के जरिए वार्निंग दी थी कि शहर का अतिक्रमण, खुसूसन इमाम अहमद रजा रोड जैसे भंगार बाजार भी कहा जाता है, यहाँ अतिक्रमण की वजह से हज़ारों स्कूली तलबा व तालिबात को रोज़ाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल की तातील के बाद यहाँ पर भीड़ हो जाती है और अतिक्रमण की वजह से रास्ता नजर ही नहीं आता। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस अंदेशे को देखते हुए जनता दल ने पहले पुलिस और कॉर्पोरेशन की वार्निंग दी, इसके बाद एहतजाज का रास्ता अपनाया। अपने वर्करों के साथ शान हिंद इमाम अहमद रजा रोड के बीच में रास्ते पर एहतजाज के लिए बैठ गई। करीब 1 घंटे से ज्यादा तक नारेबाजी होती रही। सरकारी स्कीमों की जानकारी न होने की वजह से कई ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जो आज भी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाने से कासिर हैं। ताहम गरीबों, बुजुर्गों और बेवाओं को सरकारी स्कीमों से फ़ायदा मिले, इसके लिए जमात इस्लामी हिंद शोबे खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर दफातर शुरू किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ऐसा ही दफ्तर अमरावती के पठान चौक पर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के रियासती सेक्रेटरी जफर अंसारी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के दफातर में बतौर मुलाजिम कारफरमा अफसरान भी मौजूद रहे और सरकारी स्कीमों की तफसीली मालूमात दी। तकरीब में खिताब करते हुए जफर अंसारी ने अवाम से इस दफ्तर से इस्तिफादा करने की अपील की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से।